अभी देश में पीएफ में जो कंट्रीब्यूशन करते हैं उसमें 4.5 करोड़ से ज़्यादा लोग कंट्रीब्यूट करते हैं जो पीएफ से जुड़े हुए हैं। उसमें से 1.25 लाख ऐसे कंट्रीब्यूटर हैं जो करोड़ों में कंट्रीब्यूट कर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रीतम कुमार झा है और स्वागत है आपका अपना चैनल इन्फो चौक में। आज जो हम टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है बजट के बारे में। तो ये जो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट इस बार भारत का बजट पेश किया गया है, मैं उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। इस बजट में क्या है कुछ खास, आपके क्या है फ़ायदे की बात, क्या है नुकसान की बात, वो हम डिस्कशन करेंगे। एक मिडिल क्लास फैमिली और एक अपर क्लास फैमिली और एक लोअर क्लास फैमिली में क्या इसका इम्पैक्ट रहेगा, मैं उसके बारे में बात करूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें ताकि आपको ये पता चल सके कि इस बजट में भारत सरकार ने आपके लिए क्या प्रावधान किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस बजट में क्या है हमारे लिए खास और क्यों जानना चाहिए इस बजट को हम सब के लिए एक अच्छे संकेत के रूप में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले साल कोरोना की वजह से अपने देश के जो आर्थिक प्रगति थी वो कुछ समय के लिए डैमेज हो चुकी थी। तो इस बार बजट में सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया है। भारत की जो वित्त मंत्री, फुल टाइम वित्त मंत्री हैं, पहली महिला, वो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इस साल 1 फरवरी को बजट पेश किया गया। उस बजट में आम जनता को जो सबसे बड़ी राहत है वो टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जैसे कि टैक्स जो स्लैब रेट था, उसी स्लैब रेट जो पिछले साल कंटिन्यू था, जो 5 लाख रुपए तक का जो स्लैब रेट था, उस स्लैब रेट को ही कंटिन्यू रखा गया है। टैक्स स्लैब रेट 5 लाख, उसके बाद 7.5 लाख, फिर 10 लाख, फिर 12.5 लाख, फिर 15 लाख। तो उसमें 5, 10, 15, 20, 25 और 30% तक के स्लैब रेट थे, उसी को कंटिन्यू किया गया है। इसमें सबसे बड़ी खास बात ये जोड़ी गई है कि जो एक 50 लाख तक वाले जो इनकम है, टैक्स के डिस्प्यूटेड इनकम, उसको एक समाधान समिति बनाई गई है। अगर किसी पर्सन को टैक्स देने में 50 लाख रुपए तक की टैक्स की देनदारी है तो एक समाधान समिति बनाई गई है और वहाँ आप अपील कर सकते हैं और उस अपील के जरिए विवादों का निपटारा होगा। इसमें सबसे बड़ी बात एक और है कि जो भी पहले क्या होता था कि टैक्स की जो असेसमेंट होती थी वो 10 साल पुराने केस भी खुलते थे, लेकिन इस बार सरकार ने उसका दायरा सीमित करके 3 ईयर तक का कर दिया है। सिर्फ स्पेशल केस में ही, जिसमें सरकार को लगेगा कि ये थोड़ा ज़्यादा फ्रॉड हो चुका है, उसी केस में भी 3 ईयर से ज़्यादा के केस खुलेंगे, अन्यथा वो केस नहीं खुलेंगे। तो ये जनता के लिए सबसे बड़ी राहत की बात है कि कोई भी केस अगर डिस्प्यूट में है तो वो 3 ईयर्स के अंदर ही खुलने चाहिए, अन्यथा वो इनवैलिड हो जाएगा, सरकार भी उसको माफ़ कर देगी। इस टाइप का उन्होंने प्रावधान किया है ताकि आम आदमी को परेशानी ना हो। के बाद में आइए चलते हैं, बात करते हैं कि दूसरी जो फीचर्स हैं उसके भी बारे में बता देता हूं। एलपीजी योजना के तहत जो प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना है, उसमें अभी तक 8 करोड़ लोगों को, 8 करोड़ परिवारों को जोड़ा जा चुका था। इस बार इस ईयर 1 करोड़ परिवार और जोड़ने का इसमें प्रावधान है ताकि जो ये लाभ है वो गरीब से गरीब लोगों तक, निचले तबकों तक वो उनको पहुँचे और उनके खाने पीने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये सरकार का एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी परियोजना है जो कि काफ़ी सक्सेसफुल भी रही है। और उसके बाद तीसरा फीचर्स ये है कि देश के 100 जिलों में गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी ताकि 24 आवर्स गैस, जो हम खाना रसोई पकाते हैं, वो गैस 24 आवर्स 100 जिलों में उपलब्ध हो सके। गैस का जो एलपीजी सिलेंडर का है, इन 100 जिलों में एलपीजी सिलेंडर की निर्भरता काफ़ी हद तक कम कर दी जाए। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया गया है
वो है टैक्स लिमिट की, जो टैक्स ऑडिट की जो लिमिट होती है वो 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया। अब जिसका 10 करोड़ से नीचे का है 2021-22 में, उसकी टैक्स जो लिमिट रहेगी वो 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ तक कर दिया गया, ताकि अब जो जटिलता होती थी, उसको जो टैक्स ऑडिट करवाने में जो मशक्क़त करनी पड़ती थी, उनसे सरकार ने तत्काल फौरी तौर पर राहत दे दी है। तीसरा पॉइंट मैं ये बताऊंगा कि जो पीएफ का जो 2.5 लाख से ऊपर जिनका कंट्रीब्यूशन है पीएफ में, ऐसे लोगों को सरकार ने चिन्हित कर रखा है और उनका जो इंटरेस्ट जमा हो, इंटरेस्ट जो उनको मिलता है उस पर जो है सरकार ने टैक्स लगाने की सिफारिश की है, जो कि लगाया जाएगा 1 अप्रैल 2021 से। ऐसा क्यों किया है सरकार? इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि सरकार ऐसे 100 लोगों को चिन्हित कर रखी है जिसने फाइनेंशियल ईयर में पीएफ पर 2.5 लाख से ऊपर जमा कर रखे हैं, और उन पीएफओं पर जो 100 अकाउंट्स हैं उसमें 2000 करोड़ रुपया जमा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस पर इंटरेस्ट कितना होगा। तो सरकार ऐसे लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के लिए, और अभी देश में पीएफ में जो कंट्रीब्यूशन करते हैं उसमें 4.5 करोड़ से ज़्यादा लोग कंट्रीब्यूट करते हैं जो पीएफ से जुड़े हुए हैं। उसमें से 1.25 लाख ऐसे कंट्रीब्यूटर हैं जो करोड़ों में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो सरकार ने यही देखा है कि ये जो योजना है वो एक तरीके से मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लिए उसने लाया था, लेकिन इसका फ़ायदा एक्चुअल में अमीर लोग उठा रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए सरकार ने पीएफ जो 2.5 लाख से ऊपर का जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पीएफ में, उस पर उन्होंने टैक्स लगाने की बात सोची है और कही है। और हम बात करते हैं, सरकार 2 क्षेत्रों में जो है सो निजीकरण की बात करने की बात कर रही है। एक है इंश्योरेंस सेक्टर, जिसमें कि जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है भारत सरकार की, उसमें बीमा क्षेत्र में पहले 49% का एफडीआई का था, लेकिन अब जो है उसको बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। यानी कि सरकार जो इनकम का स्रोत जुटाने का जो काम कर रही है वो बीमा क्षेत्र से देख रही है, और उसमें वो इसको 74% अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि विदेशी कंपनियों से जो धन आएगा वो सरकार जो अपनी परियोजनाएं हैं, जो सरकार को प्रोजेक्ट पूरे करने हैं, वो उसमें लगाएगी। तो यहाँ पे एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी की वो करेगी, जिसे इन्वेस्टमेंट करेगी। और दूसरा 2 प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, उसके भी जो है सो वो प्राइवेटाइजेशन करने चाह रही है, और उसमें भी वो उसको प्राइवेट इस ईयर में कर देगी। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक हैं 2, उसके भी करेगी। तीसरा है जो एलआईसी का जो है वो आईपीओ लाने जा रही है। सरकार इससे भी वो रकम जुटाने की कोशिश करेगी। सरकार जो अगले वित्त वर्ष है 2021 और 22 में, उसमें 1,75,000 करोड़ रुपए का उसने अपना लक्ष्य रखा है कि मैं डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए 1,75,000 करोड़ रुपया मार्केट से जुटाऊंगा, और जो अपने वेलफेयर, उनके जो काफ़ी कल्याणकारी योजनाएं सब हैं, उसमें वो इन्वेस्ट करेगी। तो चलिए जान लेते हैं कि इस बजट में क्या चीज़ें सस्ती हुई है और क्या चीज़ें महंगी हुई है। तो पहले मैं बात करने जा रहा हूँ महंगी होने वाली सामानों की। वो जो है, पहला विदेशी चमड़ा है, दूसरा सोलर इन्वर्टर है, तीसरा विदेशी मोबाइल है, जो फॉरेन मोबाइल होता है, जैसे आप आजकल ओप्पो, वीवो, एमआई वगैरह ये सब सारी जितने भी मोबाइल देखती हैं, या फिर एप्पल, जितने भी हैं विदेशी मोबाइल हैं। भारत में जनरली 90% जो मोबाइल है वो विदेशियों का ही भारत के मार्केट पे कब्जा है, ये तो आप पहले से ही जानते हैं। उसके बाद उसी का जो चार्जर होता है, मोबाइल एक्सेसरीज होता है, वो टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, जूता
ऑटो पार्ट, ये सब वगैरह, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये सब आपका महंगाई होने वाली है, जो कि आपका पॉकेट 100% ढीला करेगी। और जानते हैं कि अब कौन सी चीज़ें सस्ती हुई है। तो सस्ता जो हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा सोना, चांदी, तांबा, स्टील, बीमा और बिजली, ये चीज़ें सस्ती हुई है। आप यहाँ जानने वाली बात ये है कि जो सोना है या चांदी है, उस पर जो कस्टम ड्यूटी थी पहले 12.5% की थी, उसको घटाकर 7.5% कर दिया गया है। यानी कि पूरी 5% कस्टम ड्यूटी सरकार ने उस पर घटा दिया है। तो सोना आने वाले दिनों में आपके लिए सस्ता हो सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है। जो सरकार ने भी उसके रेट घटा दिए, तो 100% ये सस्ता होना ही होना है। तो चलिए जानते हैं बजट के अदर फीचर्स के बारे में कि बजट में और क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो कोविड वैक्सीन के लिए, जो आप जानते हैं कि पिछले साल कोविड वैक्सीनेशन में कितनी खर्चे हुई है, फिर भी इसके लिए सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए का एक अलग से फंड का निर्माण किया है। दूसरा, आत्मनिर्भर भारत योजना जो है स्वास्थ्य योजना, उसके लिए जो है सो भारत सरकार ने 64,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। तीसरा फीचर्स ये है कि 602 जिलों में सरकार ने क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल बनाने का काम किया, ताकि जैसे कोविड के टाइम में क्या हो गया था कि बहुत सारे हॉस्पिटल में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी, जिस वजह से आदमी को, जो भारत की जनता है, उसको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो सरकार ने उस ऐसी परिस्थिति ना आए, इस वजह से उसने जो है ये कदम उठाए हैं कि जो है एक पूरे टोटल जो 602 जिलों में इसका निर्माण किया जा सके। चौथा जो है, इसमें सरकार ने ये किया है कि पीएफ जो काटते हैं आपकी कंपनी, उसके बारे में है कि अगर कोई कंपनी आपकी पीएफ काट रही है और वो लेट से भी जमा करती है, तो उस पर उसको पेनल्टी नहीं लगेगी, फाइन नहीं लगेगी। ऐसा सरकार ने उनके लिए भी व्यवस्था किया। एक यूनिवर्सिटी का भी निर्माण किया जाएगा, जिसमें जो लेह और लद्दाख में खोली जाएगी। और उसके बाद इंश्योरेंस सेक्टर को, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वो 49% से बढ़ाकर 74% इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई का घोषणा कर दी गई है, ताकि यहाँ से जो इनकम जनरेट हो सके। आइए जानते हैं कि इस बजट में रेलवे को क्या कुछ दिया गया। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी रेलवे नेटवर्क इंडिया की ही है। तो जाहिर सी बात है कि इस क्षेत्र में रेलवे को काफ़ी रुपये भी जरूर दिए जाएंगे। तो उसके लिए जो अलॉटमेंट हुआ है वो है 1,10,000 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट दिया गया है। और भारत सरकार का योजना है कि जो ब्रॉडगेज की जो लाइन है वो 2023 तक पूर्ण विद्युतीकरण, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो है इलेक्ट्रिक रेलवे चलाने का, वो 2023 तक उसने एक लक्ष्य रखा है, जिसको कि मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगी। ये ऑलरेडी वर्क इन प्रोग्रेस में है और 85% के करीब काम इसका हो भी चुका है। तो वो 2023 तक जो उसने लक्ष्य रखे हैं वो आसानी से इस टारगेट को पूरा कर लेगी। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि चेन्नई मेट्रो पर भी एक खास ध्यान दिया गया। वहाँ चेन्नई में एक मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है, जिसके कि 63,000 करोड़ रुपया उस पर खर्च करने के लिए एक फंड बनाया है। चौथा जो है वेस्ट बंगाल में मेट्रो का एक प्रोजेक्ट है, वहाँ पे 25,000 करोड़ रुपए का उन्होंने प्रावधान किया है। और रेलवे के बाद में आइए चलते हैं, बात करते हैं कि दूसरी जो फीचर्स हैं उसके भी बारे में बता देता हूँ। एलपीजी योजना के तहत जो प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना है, उसमें अभी तक 8 करोड़ लोगों को, 8 करोड़ परिवारों को जोड़ा जा चुका था। इस बार इस ईयर 1 करोड़ परिवार और जोड़ने का इसमें प्रावधान है, ताकि जो ये लाभ है वो गरीब से गरीब लोगों तक, निचले तबकों तक वो उनको पहुँचे और उनके खाने पीने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये सरकार का एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी परियोजना है, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल भी रही है। और उसके बाद तीसरा फीचर्स ये है कि देश के 100 जिलों में गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी, ताकि
24 आवर्स गैस, जो हम खाना रसोई पकाते हैं वो गैस 24 आवर्स 100 जिलों में उपलब्ध हो सके। और जो ये गैस का जो एलपीजी सिलेंडर का है, इन 100 जिलों में एलपीजी सिलेंडर की निर्भरता काफ़ी हद तक कम कर दी जाए। तो जानते हैं कि जो भारत सरकार इतनी बड़ी रकम खर्च कर रही है स्वास्थ्य के बारे में, 2,35,000 करोड़ रुपए का पूरा फंड बनाया हुआ है, जो कि कोरोना को देखते हुए और भविष्य में ऐसी किसी भी प्रकार की जो बीमारियां होंगी उनको देखते हुए इस बार भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो स्वस्थ भारत योजना ही है। तो इसको ध्यान में रखते हुए उसने 2,35,000 करोड़ रुपए का फंड बनाया हुआ है। ये एक बहुत ही बजट की बहुत ही अच्छी बात है। तो इन सब यहाँ जो भारत सरकार खर्च करने जा रही है, ये पैसे आते कहाँ से, ये आपने कभी सोचा है? अगर नहीं सोचा तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि ये पैसे कहाँ से आते हैं। तो आपको पता होगा कि भारत सरकार कहीं से भी जो अपना फंड सबसे ज़्यादा लेती है वो है जो वर्ल्ड बैंक है या एडीबी है, एशिया डेवलपमेंट बैंक, या अदर जितने भी बैंक हैं बाहरी से, वो वहाँ से पैसे इकट्ठा करने की सोचती है। दूसरा सबसे बड़ा है आपका जीएसटी का, जो जीएसटी का कलेक्शन हो रहा है। हालांकि पिछले साल कोविड की वजह से जो है सो जीएसटी कलेक्शन काफ़ी कम रहा था, लेकिन सितंबर से इसने पीक पकड़ी और जो अनुमान था वो जनवरी तक इसके 1,20,000 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। तो ये भी एक सबसे बड़ी पैसे आने के स्रोत हैं। उसके बाद है कॉरपोरेट टैक्स, जो 13% की हिस्सेदारी है इसकी। उसके बाद इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं हमारे देश में, वो 2014 तक 3.5 करोड़ के आसपास था, जबकि 2020-21 तक ये 6.5 करोड़ तक का हो गया। तो सीधा 2 गुना जंप हो गया है। तो इस वजह से भी जो इंडिया का जो ये है खजाना, वो भी इसकी वजह से ही भर रहा है। ये तो हुई अपना खजाना आने की बात। और दूसरा है कि जो हमारे आते हैं खजाने, उसमें हम पैसे खर्च कहाँ करते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जहाँ से हमने लोन लिया है, जैसे वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है या एडीबी से लोन लिया है, एशिया डेवलपमेंट बैंक से या किसी भी अदर बैंक से, तो उस लोन को चुकाने के लिए हमें इंटरेस्ट देने की भी बात होती है। तो हम वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पे करते हैं, वहाँ खर्च होता है। जो केंद्र की प्रायोजित योजनाएं होती है उसमें पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। जो सरकार की वेलफेयर योजनाएं होती है, जैसे उज्ज्वला योजना या बहुत तरह की योजना होती है, मिड डे मील योजना वगैरह, इन सब में भी खर्चे होते हैं। उसके बाद जो डिफेंस का खर्चा होता है, जो कि 8% के बराबर है, उसमें भी हम खर्च करते हैं, उसमें भी खर्चा करते हैं। तो ये है आपका पूरा सिनेरियो कि कहाँ से पैसे आते हैं और कहाँ पैसे खर्च किए जाते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस बार का जो बजट है मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया बजट कहा जाएगा, क्योंकि जो कोरोना का मार झेल रहा था इंडिया, उससे वो काफ़ी हद तक जो -23.5% की चली गई थी अर्थव्यवस्था, वो काफ़ी रिकवरी किया है और बढ़िया कदम से वो आगे भी जा रहा है। मेरे लिए तो ये जो बजट है वो काफ़ी संतोषप्रद है और सरकार ने ऐसा कोई भी स्टेप नहीं उठाया है जिसकी वजह से आम आदमी को कोई दिक्कत हो। टैक्स स्लैब रेट में भी वैसा ही रखा है जो पिछले साल चलता आया है। तो इसमें जनता के लिए कोई उतना फौरी तौर पर जो है कोई घबराने वाली बात नहीं है और सरकार ने अपने हिसाब से सबके लिए बेस्ट दिया है। ये तो हुई मेरी बात। आप इस बजट के बारे में क्या सोचते हैं, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमारे फेसबुक पेज को आप लाइक कर सकते हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।